हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परीक्षण की वैधता क्या भी आज का टॉपिक है। परीक्षण की वैधता। परीक्षण की वैधता क्या होती है? उस क्षमता से होता है जिसके सहारे उस गुण और कार्य को मापता है। किसके द्वारा मापता है? भी परीक्षण की वैधता क्या होती है? जो परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह गुण और कार्य को मापता है, जिसके मापने के लिए उसे बनाया गया है। और एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई भी परीक्षण बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है तो सचमुच में उन्हें सही अर्थों में व्यक्ति के बुद्धि का माप हो पाती है। किसका माप हो पाती है? भी सही अर्थ में बुद्धि की व्यक्ति की बुद्धि का माप हो सकता है। तो मीन्स जो परीक्षण है वो क्या होती है कि जो परीक्षण की क्षमता से होता है और उसके सहारे जो भी परीक्षण के गुण और कार्य को मापता है, जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, और उसे क्या कहते हैं? भी हम परीक्षण कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई भी परीक्षण बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है तो सचमुच में सही अर्थ के व्यक्ति की बुद्धि और बुद्धि के माप का माप हो जाती है। इसमें वैध परीक्षण मापेंगे और इसमें गुण की वैधता भी संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? भी परीक्षण के गुण की वैधता की भी संज्ञा दी गई है। परंतु थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि का मापन न होकर या बुद्धि मापन को कम होकर किसी भी खास क्षेत्र की उपलब्धि को मापन लेता है। किसके द्वारा मापन लेता है? भी जैसे कि कोई भी परीक्षण है, उसकी गुण की वैधता की संधि दी जाती है, और इस परीक्षण में जो व्यक्ति के बुद्धि का मापन न होकर बुद्धि मापन को कम करके किसी भी खास क्षेत्र की उपलब्धि का मापन कर लेता है। इस तरह के जो परीक्षण में हर एक वैध परीक्षण नहीं करेंगे, तथा यह भी कहेंगे कि जो परीक्षण की वैधता नाम मात्र क्या है, और इसकी जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा वैधता की दी गई परिभाषाओं को भी ज्ञात किया गया है। जैसे कि इनकी जो परिभाषा है वो किस मनोविज्ञानों ने दी है। भी एनास्टेसी एवने उर्विना। एनास्टेसी उर्विना ने क्या कहा है 2002 में कि जो परीक्षण वैधता है वो इस बात से होती है जिसमें परीक्षण का मापना है और उसकी बारीकी से मापता है। किसके द्वारा? भी जो परीक्षण है उसको क्या होता है? मापने का कार्य दिया जाता है और वह कितनी बारीकी से उसको मापता है। फिर जो ग्रे ने 1980 में क्या कहा है कि जो वैधता की सबसे सरल परिभाषा दी है कि यह एक मात्रा होती है जहाँ पर परीक्षण उसे मापता है और उसे मापने की कल्पना भी की जाती है। किसने कहा? भी जो ग्रे ने क्या कहा है 1980 में कि जो परीक्षण की मात्रा होती है जहाँ तक परीक्षण को मापता है उसे मापने को कल्पना भी की जाती है। जब कोई परीक्षण उसी क्षमता या गुणकारी सही से मापता है तो जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है उसे परीक्षण के कुछ गुण की वैधता की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? जो परीक्षण के गुण की वैधता की संधि दी जाती है। फिर जो कोई भी परीक्षण है उसे ठीक करने की क्षमता को सही मापन कर रहा है, उसे कैसे बनाया गया है और उसे कैसे बारीकी से उसे मापा गया है। परीक्षण प्राप्तानों की वैधता के गुण। परीक्षण प्राप्तान के वैधता के निम्नलिखित 3 गुण बताए हैं। चलो गाइज, उनके गुण भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वैधता एक सापेक्ष पद होता है। क्या होता है? भी जो वैधता है वो एक सापेक्ष पक्ष होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी परीक्षण हर कार्य के गुण को मापने के लिए वैध नहीं होता। क्या? भी जो कोई भी परीक्षण उसको कोई भी कार्य करने के लिए गुण को मापने की वैधता नहीं होती। वह किसी भी खास उद्देश्य या फिर किसी भी खास गुण या क्षमता के मापने के लिए वैध होता है। और जैसे कि एक बुद्धि परीक्षण व्यक्तियों को सिर्फ बुद्धि मापने के लिए वैध हो सकता है, या इतिहास का ज्ञान या मनोविज्ञान को मापने के लिए ख्याल से वैध नहीं होगा। इसमें जो
फर्स्ट गुण है उसमें क्या बताया है कि जो वैधता है वो एक सापेक्ष पक्ष होता है और कोई भी जो परीक्षण है वो हर कार्य को गुण के मापने के लिए वैध नहीं होता। वह किसी भी खास जैसे उद्देश्य या फिर किसी खास गुण या क्षमता को मापने के लिए वैध होता है। फिर है जो वैधता किसी भी परीक्षण का निश्चित गुण नहीं होती। क्या नहीं होती भी, जो परीक्षण है वो फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि फिक्स निश्चित गुण नहीं होती। कोई भी परीक्षण है आज वैध हो सकता है लेकिन 30 साल बाद में उतनी वैधता नहीं होगी। यही नहीं कहा जा सकता कि जो समय बीतने के साथ साथ नए नए संप्रदाय का विकास होता है तो पुराने संप्रदाय का नए नए अर्थ निकल जाते हैं। आवश्यकता इस बात पर पड़ती है कि जो परीक्षण है उसकी वैधता को बदलने के लिए परीक्षण को पुनः ज्ञात किया जाए। थर्ड टॉपिक है किसी भी परीक्षण की मात्रा होती है। फर्स्ट में क्या बताया है कि जो वैधता है एक सापेक्ष पक्ष होती है। सेकंड में वैधता किसी भी परीक्षण की निश्चित गुण नहीं होती। थर्ड में किसी भी परीक्षण की वैधता की मात्रा होती है। मीन्स कोई भी जो संपूर्ण या फिर बिल्कुल ही नहीं के रूप में संभव नहीं होती। किसी भी परीक्षण की वैधता में कम होना अधिक होना यही नहीं होगा कि उसमें वैधता बिल्कुल ही नहीं होगी या फिर होगी तो पूर्ण नहीं होगी। फिर है क्या एक वैध परीक्षण हमेशा वैध होता है। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है अभी, वैधता। इसमें क्या बताया है कि क्या एक वैध परीक्षण हमेशा वैध हो सकता है। कोई भी परीक्षण है अपने आप में न तो वैध होता है और न ही अवैध होता है। परीक्षण का उपयोग के आधार पर वैध या अवैध करार किए जाते हैं। जैसे मापनीय व्यक्ति की ऊंचाई एक पैमाना होगा और स्वास्थ्य के लिए अवैध पैमाना माना गया है। सेकंड है किसी भी परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा मापे जाने पर संप्रदाय किस ढंग से परिभाषित किया है। यदि संप्रदाय का एक ढंग परिभाषित किया जाए तो परीक्षण वैध होगा, या फिर संप्रदाय से दूसरे ढंग को परिभाषित किया है या फिर वैध न भी हो। थर्ड है परीक्षण की वैधता संदर्भ आधारित होगी और कोई भी परीक्षण है एक परिस्थिति में और प्रतिदर्श के लिए वैध हो सकता है, परंतु वही परीक्षण दूसरी परिस्थिति के दूसरे प्रतिदर्श के लिए वैध नहीं हो सकता। जैसे कि कोई भी अमेरिकन बुद्धि परीक्षण भारतीयों में बुद्धि परीक्षण मापने के लिए वैध नहीं होगा, तो उनकी वैधता काफ़ी कम होगी, परंतु अमेरिका में वही परीक्षण वैध नहीं होगा। इतना ही नहीं कि अमेरिका में वही बुद्धि परीक्षण अमेरिकन जनजाति के लिए उतना ही वैध भी नहीं साबित हो सकता। तो जो ये वैध परीक्षण है वो क्या बताया है कि हमेशा वैध होता है क्या, तो इसमें क्या बताया है कि कभी जो परीक्षण है वो अपने आप में न तो वैध होते हैं और न ही अवैध होते हैं। इसमें परीक्षण का उपयोग के आधार पर वैध और अवैध करार होते हैं। फिर सेकंड में इन्होंने क्या बताया कि किसी भी परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि जो मापे जाने वाले संप्रदाय किस ढंग से उसको परिभाषित करते हैं। यदि संप्रदाय को एक ढंग में परिभाषित किया जाए तो वैध होगा या फिर अवैध होगा। थर्ड में इन्होंने क्या बताया कि परीक्षण की वैधता संदर्भ आधारित होती है। कोई भी परीक्षण है एक परिस्थिति में या फिर प्रतिदर्श के लिए वैध हो सकता है, परंतु वह परीक्षण दूसरी परिस्थिति को दूसरे प्रतिदर्श के लिए उसे अपनी वैधता काफ़ी कम होगी। जैसे कि कोई भी अमेरिकन बुद्धि परीक्षण है उसको भारतीय बुद्धि परीक्षण को मापने के लिए वैध नहीं होगा और वैधता काफ़ी कम होगी, लेकिन अमेरिका के लिए परीक्षण वैध होगा। फिर है वैधता के प्रकार। वैधता के प्रकार कौन कौन से हैं, इन्होंने 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। कितने कारण बताए हैं भी इन्होंने, 3 कारण बताए गए हैं। परीक्षण विशेषज्ञों की मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की शैक्षिक परीक्षणों की वैधता की कई बार चर्चा भी की गई। परीक्षण का उद्देश्य को इन लोगों ने कई तरह की वैधता का प्रयोग किया गया है। तो भी इन्होंने जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने 1966 में एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया था। फिर है जो एक मोनोग्राफिक है उसे अमेरिका मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण के विभिन्न वैधता के संश्लेषित कहा जाता है। फिर इसके जो 3 टाइप्स है कौन कौन सी, अंतः विषय वैधता, कसौटी संबंधित वैधता और रचनात्मक वैधता। फिर अंतः विषय वैधता है वो क्या होती है भी, अंत वैधता का संबंध अंतर्विवेक्षण और परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले गुण या दोष के सुसंगत होती है। किसके सुसंगत होती है भी,
अंतःविषय वैधता। अंतःविषय वैधता क्या होती है? जो परीक्षण के द्वारा मापे जाने वाले गुण या दोष को सुसंगति से होती है। और जो अंतःविषय वैधता को अन्य नामों से जैसे सुसंगति, आधार, आंतरिक वैधता, वृत्ति वैधता और प्रतिनिधिता आदि जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। इसके कुछ परीक्षण विद्वान भी हैं, जिसे ग्रे ने 1980 में क्या कहा है कि जो एक संभावित क्षेत्र में जिस सीमा के एक परीक्षण को मापता है उसे अंतःविषय वैधता भी कहलाता है। एनास्टेसी 1968 के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जो अंतःविषय वैधता है, किसी भी परीक्षण अंतःविषय को एक क्रमबद्ध मूल्यांकन यह निश्चित कराने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मापे जाने वाले व्यवहार और प्रतिनिधिक प्रतिदर्श को मापने हो सकता है। तो अंतःविषय क्या होती है कि जो परीक्षण के द्वारा मापे जाने वाले गुण या क्षेत्र को सुसंगति हो सकता है, और जैसे कि सुसंगति और आंतरिक वैधता, वृत्ति वैधता और प्रतिनिधिकता आदि नामों से भी इसको पुकारा जाता है। फिर ग्रे ने क्या कहा है कि जो एक संभावित क्षेत्र है उसे जिस सीमा में परीक्षण को मापता है उसी अंतर्विषय वैधता भी कहलाती है। एनास्टेसी ने 1968 में क्या कहा है कि जो अंतर्विषय वैधता है, इस परीक्षण में अंतर्विधता को एक क्रमबद्ध मूल्यांकन करने के लिए निश्चित भी किया जाता है। फिर किसी भी परीक्षण में अंतःविषय वैधता हो जिसमें कम से कम दो बातों का अनिवार्य होना है। एक तो एकांश वैधता और प्रतिदर्श वैधता। कौन कौन सी भी इनको दो बातों से इनको अनिवार्य होता है? कौन कौन सी? एकांश वैधता और प्रतिदर्श वैधता। तो एकांश वैधता क्या होती है कि जो परीक्षण के एकांश में उन क्षेत्र के गुणों या व्यवहारों को सही मापन कर रहे हैं या नहीं जिसके द्वारा उन्हें बनाया गया है। एकांश वैधता क्या होती है? भी जो परीक्षण के एकांश है उनके क्षेत्र के गुणों और व्यवहारों को सही मापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिसके आधार पर उसको बनाया गया है। प्रतिदर्शन वैधता क्या होती है कि जो परीक्षण है उसको कितना ठीक ढंग से परीक्षण के द्वारा मापे गए हैं जाने वाले प्रतिदर्श किया जाता है, क्योंकि किसी भी परीक्षण के लिए किसी भी क्षेत्र के सभी पहलुओं को मापना तो संभव नहीं है, लेकिन विभिन्न पहलुओं को महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रतिदर्श से आवश्यक है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी शोधकर्ता है एक जीव विज्ञान परीक्षण का निर्माण करता है, यह भी मान लिया जाए कि वह परीक्षण के सभी एकांश जीव विज्ञान के संबंधित तथ्यों को मापने का सही कार्य कर रहा है। तो अतः जो परीक्षण के एकांश है उसकी एकांश वैधता होती है, और इसमें सभी एकांशों की सिर्फ रीढ़दार प्राणियों के बारे में इसका ज्ञान को मापन किया गया है। फिर अंतःविषय और प्रतिदर्श के दो तरीके, अंतःविषय वैधता के दो तरीके बताएं। कौन कौन से भी? विशेषज्ञों के राय के आधार पर और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर। इसके दो तरीके कौन कौन से हैं? अंतःविषय वैधता के विशेषज्ञों के राय के आधार पर और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर। विशेषज्ञों के आधार पर अंतःविषय वैधता ज्ञात करने के लिए एकांशों के संबंधित विशेषज्ञों को दिया गया है, जो एकांश को देखकर उसे परख कर बता सकता है कि एकांश द्वारा संबंधित तथ्यों को क्या सही मापन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये भी बतलाता है कि जो एकांशों की विषय वस्तु है उसको सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व होता है या नहीं होता। जैसे कि जीव विज्ञान परीक्षण की कुछ इसको को दे दिया जाता है और एकांशों के परख के लिए अपना निर्णय उपयुक्त कसौटी करता है। फिर जो उपलब्धि परीक्षण है उसके अंतःविधता का होना भी जरूरी है। विषमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण के लिए अंतःविषय वैधता की आवश्यक अधिक नहीं होता, क्योंकि इन परीक्षणों को एकांशों के मापने जाने वाले गुणों और व्यवहारों को आंतरिक समानता उतनी ही अधिक नहीं होती है। प्रत्यक्ष या आमुख वैधता एक संप्रत्यय होती है और पराय अंतःविषय वैधता के साथ मिलकर लोगों के मन में संभ्रांति उत्पन्न होती है। इसका क्या अर्थ है कि जो प्रत्यक्ष वैधता सचमुच में मनोमितिक दृष्टिकोण कोई भी वैज्ञानिक वैधता नहीं होती। प्रत्यक्ष वैधता से क्या अभिप्राय है? भी परीक्षण क्या माप रहा है और इसे मापने के लिए परीक्षण क्या मापना दिखाना चाहता है, और इस परीक्षण की सरसरी निगाह के लिए वैध मालूम पड़ता है और किस
किस तरह वह सहयोग प्राप्त करता है, क्योंकि जब परीक्षण व्यक्ति अंतरदाता की वैधता नज़र आता है और उसे परीक्षण के साथ खुलकर सहयोग करता है। तो इसमें प्रत्यक्ष और आमुख वैधता में इन्होंने क्या बताया कि जो पराय अंतर विषय वैधता के साथ मिलकर लोगों के मन में संभ्रांति उत्पन्न करता है। मीन्स जो प्रत्यक्ष वैधता है वो क्या होती है कि भी वो परीक्षण को कैसे माप रहा है और उसे मापने के लिए क्या क्या उन व्यक्तियों को दिखाता है और उन्होंने इस जो मापने की जो विधि है उसको किस प्रकार सहयोग प्राप्त होता है। फिर है कसौटी संबंधित वैधता। सेकंड क्या है, कसौटी संबंधित वैधता। कसौटी संबंधित वैधता है वो दो भागों में बांटे, समवर्ती वैधता और भविष्यवाची वैधता। कौन कौन सी है भी जो कसौटी संबंधित वैधता उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, समवर्ती वैधता और समवर्ती वैधता और भविष्यवाची वैधता। समवर्ती वैधता क्या होती है कि जो परीक्षण किसी भी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित करने के लिए फलस्वरूप कर लेता है। ग्रे ने क्या कहा कि जो समवर्ती वैधता है उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और जिस सीमा पर किसी भी परीक्षण को प्रावधान किसी भी पहले तैयार किया जाता है और परीक्षण के साथ साथ में किस प्रकार उसका क्रियान्वयन तय किया जाता है और या उसी तरह उपलब्ध कोई भी अन्य वैध कसौटी को प्रावधानों के साथ संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं भी समवर्ती वैधता कहते हैं। समवर्ती वैधता क्या होती है भी जो परीक्षण की किसी भी वर्तमान कसौटी को सहसंबंधित करने के लिए फलस्वरूप प्राप्त होना। फिर गरे ने 1980 में क्या बताया कि जिस सीमा पर कोई भी परीक्षण है उसको प्राप्तांत किए किसी भी पहले से तैयार किया गया परीक्षण को जिसे साथ साथ में क्रियान्वयन किया जाता है और उसी समय में उपलब्ध कोई भी अन्य वैध कसौटी को किस प्रकार प्राप्तानों से सहसंबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं भी समवर्ती वैधता कहते हैं। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कर रहा है तो उसकी वैधता ज्ञात करने के लिए पहले से कोई भी ऐसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को ले सकता है जिनकी वैधता और विश्वसनीयता पूर्ण रूप से संतोषजनक हो। फिर जो समवर्ती वैधता है उसको दो भागों में बांटा गया है, सहसंबंध ज्ञात करके और विभेदन ज्ञात करके। इन्होंने कौन से बताए भी जो समवर्ती वैधता है उसको दो तरह से बांटा गया है, सहसंबंध ज्ञात करके और विभेदन ज्ञात करके। समवर्ती वैधता परिकलन सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है और जो परीक्षण है किसी भी बाह्य कसौटी के साथ साथ में उसके प्रतिदर्श के बारी बारी में क्रियान्वयन किया जाता है। फिर है भविष्यवाणी वैधता। भविष्यवाणी वैधता क्या होती है कि जो भविष्यवाणी वैधता ऐसी कसौटी होती है जिनके साथ संबंधित किया जाता है जो वर्तमान के उपलब्ध न होकर भविष्य में या फिर कुछ समय के बीतने के बाद में उपलब्ध होता है। क्या भी जो वर्तमान के समय में उपलब्ध नहीं होती और भविष्य में या फिर कुछ समय बाद में बीतने के लिए के बाद ही ये भविष्यवाची वैधता उत्पन्न होती है। इस तरह जो भविष्यवाची वैधता है वो एक तरह से क्या पता चलता है कि जो परीक्षण कहाँ तक भविष्य में होने वाले किसी भी व्यक्ति के निष्पादक के बारे में पुनः पूर्वानुमान कर सकता है। सेक्शन 1974 में क्या बताया है कि जो भविष्यवाची वैधता है गुणांक भविष्यवाची वाचक परीक्षण प्रावधानों के लिए प्राप्त कसौटी का सहसंबंध होता है। मार्शल और हेल्स ने 1972 में क्या बताया कि किसी भी परीक्षण की उपयुक्त कसौटी को प्रावधानों के बीच में गुणन और आगुण सहसंबंध की भविष्यवाणी वैधता गुणांक होती है, जहां कसौटी के प्रावधान में वांछित समय बीतने के लिए उनको क्या किया जाता है अभी प्राप्त किया जाता है। वैधता के परिकलन के 3 कदम बताए गए हैं। सबसे पहले जो परीक्षण है उसको प्रतिदर्श क्रियान्वयन तय करने के जो प्राप्त किए जाते हैं उसकी जो कसौटी परिपक्वता के लिए किस प्रकार इंतजार किया जाता है। मीन्स जब समय का इंतजार किया जाता है तो तब तक शोधकर्ता की कसौटी का प्रावधान तो उपलब्ध न हो। जो परीक्षण पर किसी भी प्रावधानों की कसौटी का प्रावधानों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया गया उसे भविष्यवादी वैधता गुणांक भी कहा जाता है। भविष्यवादी गुणांक क्या
किसे कहा जाता है? अभी जो परीक्षण के प्राप्तान और कसौटी के प्राप्तान के बीच में जो सहसंबंध ज्ञात किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यवाणी वैधता गुणांक कहते हैं। समवर्ती वैधता और भविष्यवाणी वैधता में अंतर। समवर्ती वैधता में बाह्य कसौटी मौजूद समय में यानी वर्तमान समय के उपलब्ध होना होता है, और जो भविष्यवाणी वैधता है उसको बाह्य कसौटी हमेशा एक खास समय बीतने के बाद भविष्य में भी उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें जो समवर्ती वैधता है वो क्या बताएगी भी यह बाह्य कसौटी मौजूद समय में इसको वर्तमान समय में उपलब्ध किया जाता है, और भविष्यवाची वैधता में ये क्या बताया कि जो बाह्य कसौटी है यह हमेशा एक खास समय बीतने के बाद में भविष्य की उपलब्ध हो जाती है। सेकंड है कि एक ही परीक्षण में समवर्ती वैधता होती है, और भविष्यवाणी वैधता में यह दोनों ज्ञात किए गए भविष्यवाणी वैधता हमेशा समवर्ती वैधता से कम होती है। इसका ये कारण है कि समय बीतने की जो परीक्षण एवं कसौटी के बीच में साहचर्य में भी कमी आ जाती है। संरचना वैधता। सेकंड क्या है अभी हमारा? संरचना वैधता। संरचना वैधता क्या होती है कि जो कारण वैधता और शील वैधता को भी कहते हैं। संरचना वैधता किसे कहते हैं? विकारक वैधता और शील गुण वैधता भी कहते हैं। किसी भी परीक्षण में वैधता का एक संरचना के रूप में उसको आंका जाता है, और संरचना वैधता की परिकलन अंतःविषय वैधता तथा कसौटी संबंधित वैधता के परिकलन और काफ़ी कठिन व जटिल होती है। जो परीक्षण निर्माण करता है उसको अपने परीक्षण के संरचना वैधता को ज्ञात करने के लिए निर्णय तभी लेते हैं जिसमें कोई भी अन्य विकल्प नहीं रहा हो। फिर गरे ने क्या बताया है कि गरे ने 1980 में बताया कि जिस सीमा तक किसी भी एक परीक्षण किसी भी प्रतिस्थापित काल्पनिक संरचना का मापन करते हैं तो उस परीक्षण की संरचना वैधता कहा जाता है। जो संरचना वैधता है उसको हम क्या कहते हैं? विकारण वैधता भी कहते हैं और शील गुण वैधता भी कहते हैं। और ये क्या होती है कि जो किसी भी परीक्षण है उसकी वैधता में एक संरचना के रूप में इसको क्या किया जाता है? भी आंका जाता है, और इसमें संरचना वैधता की परिकलन अंतःविषय वैधता और कसौटी संबंधित वैधता को काफ़ी कठिन व जटिल रूप से इनको माना गया है। परीक्षण की संरचना वैधता भी उपस्थित होती है। जो आधुनिक शोधकर्ता को ये स्पष्ट बताया है कि जो संरचना वैधता है वो एक जटिल वैधता होती है, और इसे ज्ञात करने के लिए कोई भी एक सर्वमान्य एकांशी विधि नहीं होती। परंतु हाल में गिरिगोरी ने 1996 में क्या बताया है कि इसके कुछ आधार में कहा जा सकता है कि जो परीक्षण है वो संरचना वैधता उत्पन्न होती है। जैसे कि परीक्षण समय जातीय दिखता और इसमें कोई भी संरचना का मापन होता हो, किसी भी समय पर होने के लिए विभिन्न आयु के प्रयोजनों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों को मापने वाले संरचना के सिद्धांत के द्वारा संगत हो, परीक्षण एक उत्तम ढंग से परिभाषित समूह के बीच में सिद्धांत संगत हो, ऐसे प्रभाव के परीक्षण प्रभाव को ऐसे परिवर्तन हो जिसमें सिद्धांत संगत हो। फिर जो संरचना वैधता है उसके दो उपकरण होते हैं, अभिसारी वैधता और विविक्तकरण वैधता। अभिसारी वैधता क्या होती है? जब भी कोई परीक्षण अपने प्रत्याशित चरों या एकांशों के साथ संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी वैधता कहते हैं। और जब भी कोई परीक्षण है उसे सभी कारणों और एकांशों के साथ में बराबर नहीं किया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? विविक्तकरण वैधता कहते हैं। परीक्षण के वैधता में होने वाले परिवर्तन प्रभावित होने वाले कारक।
जो परीक्षण है उसके प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं? भी परीक्षण की ऊंचाई। परीक्षण की ऊंचाई में इन्होंने क्या बताया? किसी भी समझाते परीक्षण की लंबाई, बढ़ाई जाने वाली और एकांशों की संख्या, बुद्धि किए जाने वाले सीधे प्रभाव पर, विश्वसनीयता और वैधता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? भी सीधा प्रभाव। जो परीक्षण की लंबाई है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? भी विश्वसनीयता और वैधता पर पड़ता है। किसी भी समझाती परीक्षण की लंबाई बढ़ाए जाने के लिए एकांशों की संख्या। फिर है समझाती परीक्षण वैधता की बहुत हद तक परीक्षण की विश्वसनीयता पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? भी परीक्षण की लंबाई की परीक्षण की वैधता है वो किस पर? विश्वसनीयता पर निर्भर होती है। जब भी परीक्षण की जो लंबाई है वो लंबाई के कई गुना या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ाई जाती है तो उससे परीक्षण की वैधता भी बढ़ जाती है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? भी ये इसका फॉर्मूला है। सेकंड है समूह विभिन्नता। क्या है? भी समूह विभिन्नता। समूह विविधता में क्या होता है? परीक्षण की वैधता को समूह विविधता का भी प्रभाव पड़ता है और अगर वह किसी भी समूह विविधता को मापे जाने की गुण या क्षमता को अलग अलग न होकर करीब करीब समान श्रेणी में होता है, जिससे परीक्षण प्राप्तानों का भिन्नता कम होती है और ऐसी परिस्थिति में परीक्षण की वैधता भी कम हो जाती है। फिर है निर्देश की स्वरूप। निर्देश के स्वरूप में क्या बताया कि जो परीक्षण है उसको एक मानक निर्देश होता है जो परीक्षार्थी को दिया जाता है। ये नहीं कि निर्देश का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसे अस्पष्ट कहा जाता है, जिसे पढ़कर अलग अलग परीक्षार्थी अपने अपने ढंग से उसको अर्थ निकालते हैं और ऐसी परिस्थिति में परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। परंतु यदि निर्देश होता है तो वस्तुनिष्ठता और सभी परीक्षार्थी अपने समान अर्थ पर निकालते हैं तो उसे परीक्षण की वैधता बढ़ जाती है। अनुपयुक्त एकांशों के परीक्षण की सम्मिलित करना। जो अनुपयुक्त है उसको एकांशों के परीक्षण में उसको क्या करते हैं? भी सम्मिलित कर लेना। जैसे कि जब भी परीक्षण की वैधता को बढ़ाने का ख्याल में परीक्षण के कुछ एकांशों को जोड़ दिया जाता है तो उसे अस्पष्टता अधिक होती है और उनकी जो कठिनता स्तर है उसको परीक्षण बढ़ाने के पहले एकांशों की बहुत अधिक और अस्पष्टता अधिक होती है और कठिनता स्तर परीक्षण को पहले से एकांशों को बहुत अधिक कम होती है, जिसका प्रभाव परीक्षण की वैधता पर अच्छा नहीं होता। फिफ्थ है सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता। सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता क्या होती है? परीक्षण की वैधता एक समाज में दूसरे समाज से मानक और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के आदि में परिवर्तन होने के लिए उनको प्रभावित होती है। किसकी? भी सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता की। और इसका एक खास संस्कृति के मानकों, मूल्यों और मैनेजर रखकर उसके परीक्षण का निर्माण किया जाता है और वैधता भी उसे प्राय संस्कृति में सीमित होती है। जब भी कोई परीक्षण क्रियान्वयन किसी भी दूसरे संस्कृति में लोगों को दिया जाता है तो उसकी वैधता को काफ़ी कमी होती है। फिर है विश्वसनीयता और वैधता का संबंध। विश्वसनीयता और वैधता का संबंध में क्या होता है कि जो विश्वसनीयता और वैधता है उसके दो प्रमुख कारण होते हैं। विश्वसनीयता परीक्षण के असहसंबंध होता है। इसमें परीक्षण की वैधता परीक्षण किसी भी बाह्य कसौटी के सहसंबंध में होता है। परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता काफ़ी कम होती है। तो इसमें जो विश्वसनीयता है और वैधता है वो क्या होती है? भी दो प्रमुख गुण होते हैं और इसमें जो विश्वसनीयता है उसका किससे संबंधित होता है? भी आत्म सहसंबंध होता है। परीक्षण की वैधता किससे होती है? परीक्षण किसी भी बाह्य कसौटी से सहसंबंध होती है और इसकी जो परीक्षण और विश्वसनीयता की जो वैधता है उसको काफ़ी संबंध होता है। जैसे कि यदि कोई परीक्षण का स्वरूप समझाती होता है तो उसे परीक्षण वैधता और परीक्षण की विश्वसनीयता पर भी आधारित होती है। यदि परीक्षण का स्वरूप विषम जातीय होता है तो जहां परीक्षण को प्रत्येक एकांश में एक स्वतंत्र गुण का कार्य का मापन होता है और वैसी परिस्थिति परीक्षण की वैधता परीक्षण की विश्वसनीयता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अभी जो परीक्षण है उसको एकांश के द्वारा एक स्वतंत्र गुण का कार्य का मापन होता है और ऐसी परिस्थिति के जो परीक्षण है उसकी वैधता को परीक्षण विश्वसनीयता पर आधारित होता है और ऐसी परीक्षण के आंतरिक संगति विश्वसनीयता न होकर परीक्षण की वैधता पर काफ़ी अधिक उसको प्रभावित होता है।
ट्रोकिम 2000 में विश्वसनीयता और वैधता के संबंधों में नवीनतम ढंग से इस प्रकार बताएं कि यह एक वैध परीक्षण हमेशा अपने लक्ष्य तक वैध होता है और विश्वसनीयता परीक्षण लक्ष्य हमेशा एक ही बिंदु पर तत्परा होती है। सेकंड है एक विश्वसनीयता परंतु अवैध परीक्षण संगठित परीक्षण होता है परंतु यह संगति गलत होती है। जो इसमें फर्स्ट में क्या बताया कि जो विश्वसनीयता परीक्षण लक्षण है उसको हमेशा एक ही बिंदु पर होता है, जैसे कि ये रहा विश्वसनीयता और वैध। तो इसने क्या बताया कि जो इसका जो विश्वसनीयता और वैध परीक्षण है उसका संगत में लक्ष्य की ओर वेद करता है। सेकंड में जो विश्वसनीयता परंतु अवैध जो परीक्षण है उसको संगत परिणाम हो तो परंतु यह संगति को क्या होती है भी गलत होती है और इसका लक्ष्य अलग होता है। फिर थर्ड में इन्होंने अविश्वसनीयता परंतु वैध में क्या बताया कि जो परीक्षण को प्राप्तांत यांत्रिक ढंग से उसे लक्ष्य को इर्द गिर्द इस ढंग से लिखता है जिसके बारे में कोई भी पूर्णांक नहीं लगाया जाता और ऐसी परिस्थिति को सृष्टिया अंकरमण होती है और जिसमें परीक्षण वैध होता है। फिर फोर्थ में इन्होंने क्या बताया कि जो अविश्वसनीयता और अवैध परीक्षण है वो एक ही जगह पर संगत रूप में वैध नहीं होते और जिसे लक्ष्य तक उसे वैध होता है और यह क्या होता है एक ही हिस्से में, जैसे कि ये डॉट डॉट है, एक ही हिस्से में क्या होता है भी पुनरावृत्त होता है। फिर है क्रॉस वैश्वीकरण। क्रॉस वैश्वीकरण क्या होती है कि जो परीक्षण निर्माण है उसको परीक्षण निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्रॉस वैश्वीकरण का भी एक महत्वपूर्ण माना गया है। परीक्षण निर्माणकर्ता किसी भी परीक्षण का निर्माण करने के लिए एक निश्चित प्रतिदर्श पर एकांश विश्लेषण करता है तो उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए एक अलग प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भी जो किसी भी परीक्षण है उसका निर्माण करने के लिए एक परीक्षण प्रतिदर्श का एकांश विश्लेषण करता है और उसकी जो विश्वसनीयता होती है उसको ज्ञात करने के लिए एक अलग से प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। और ऐसे परीक्षण की वैधता के लिए ये सभी में अलग प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है जिसे हमें क्रॉस वैश्वीकरण भी कहते हैं। जब भी कोई परीक्षण की वैधता मानवीकृत प्रतिदर्श न होकर किसी भी अलग प्रतिदर्श पर की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं भी क्रॉस वैश्वीकरण भी कहते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से भी जो क्रॉस वैश्वीकरण नहीं होने पर भी परीक्षण की वैधता और अनावश्यक रूप से बढ़ने की संभावना अधिक तीव्र होती है। किसकी जो क्रॉस वैश्वीकरण है वो क्या होती है भी जो परीक्षण और वैधता की अनावश्यक रूप से बढ़ने की जो संभावना होती है वो क्या होती है अधिक तीव्र हो जाती है और तभी संयोग के कारण जो मानवीकृत प्रतिदर्श में होता है उसे परीक्षण की वैधता प्रतिदर्श के लिए ज्ञात करने के लिए सांचरित भी होती है। फिर सेकंड में इन्होंने क्या बताया कि जो ये जो परीक्षण है वो हेस्ट पुष्ट हो सकता है और इसमें प्राप्त आंकड़े को अधिक विश्वास रखा जाता है। किसका विश्वास रखा जाता है भी जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया परीक्षण है उसको हेस्ट पुष्ट हो जाता है और इसमें प्राप्त जो जितने भी आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं जो उसकी अधिक विश्वास भी रखा जाता है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक हमारी वैधता। ठीक है गाइज, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।